नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आज आपके लिए हम पहुंचे हैं कोटा में, जानने के लिए कोटा की जनता के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान ही नहीं, देश में इस वक्त उत्तर से लेकर पश्चिम, पूर्व से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर पश्चिम बंगाल, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की होड़ मची हुई है। किसको मिलेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी, ये जनता तय करेगी अपने हर एक वोट से। एक एक वोट की कीमत समझ रहे हैं इस देश के राजनेता और इसीलिए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, ममता बनर्जी, एक एक करके महबूबा मुफ्ती कश्मीर में जंग छिड़ चुकी है हर मुद्दे पर। चौकीदार से लेकर आफ्सपा तक लगातार बयानबाजियों का सिलसिला बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये बयान वाकई में इस देश की जनता के जहन में, इस देश की जनता के दिल में जगह छोड़ पा रहे हैं? इस देश की जनता क्या चाहती है, यही समझने के लिए हम पहुंच रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, जानने के लिए कि उस लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है। और राजधर्म में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह पूरे देश में मुद्दों की जो राजनीति है वो पूरी तरह से कुछ 1, 2, 3 बस प्रधानमंत्री, चौकीदार, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा, बीजेपी, कहीं ना कहीं 545 सीटों की ये जंग सिर्फ 3-4 शब्दों के आसपास घिर गई है। और यही वजह है कि उन लोकसभा क्षेत्रों के मुद्दे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। राजधर्म में आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा की जंग में जहां 5 साल बाद जनता अपनी सरकार बनाती है, जहां 5 साल बाद जनता की किस्मत का फैसला होता है, वहां राजधर्म कहता है कि जनता अपने वोट की कीमत समझे और अपने वोट को कास्ट करते समय ये जरूर देखे कि क्या उनके राजनेता, क्या उनके उम्मीदवार, क्या उन लोकसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि बनने वाले, सांसद बनने वाले लोग उन मुद्दों को तरजीह देते हैं। आज अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक के बयानों को सुने, उनके मुद्दों को सुने, तो समझ में आएगा कि आम आदमी के लिए जगह बहुत कम बची हुई है। आम आदमी को उसकी जगह याद दिलाने के लिए ही हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज हम कोटा में हैं। कोटा से हम आपको बताएंगे कि किस तरह यहाँ की जनता मुद्दों को तरजीह देना तो चाहती है, लेकिन राजनेता, उम्मीदवार उन पर पानी फेर देते हैं। और राजनीति का ये जो हाल हो रहा है, इसको आपको बदलना है अगर, तो बोलिए मेरे साथ, चुने अपना भविष्य, वोट करें अवश्य। बड़ी संख्या में हमारे साथ कोटा के स्टूडेंट हैं और हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी जी। आइए राजेश जी, तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जिसकी जरूरत हेडलाइंस में कहीं नहीं समझी गई है, वो है कि 12 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण से मरते हैं। न पीएम, न राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, न अमित शाह, न राहुल गांधी, किसी के भाषण में नहीं है। किसी घोषणा पत्र में इसका जिक्र है। दोनों पार्टियां, बीजेपी का भी घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है। और इस बात को खास तौर से जो रेस्पिरेटरी के डॉक्टर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि सांस और फेफड़े से संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कई बार पहल की है, दिल्ली में डीजल वाले वाहन और एक निर्धारित क्षमता से ज्यादा के वाहनों को रोका है, लेकिन राजनीतिक दल इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो लेने देने और दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हम कोटा में हैं और कोटा जाना जाता है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। देश भर के स्टूडेंट कोटा में पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। मेडिकल डॉक्टर बनने वाले, आईआईटी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या है जो कोटा की कोचिंग सेंटर से पढ़कर निकलते हैं। सिर्फ कोटा में कोचिंग के लिए ही आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल 1.5 लाख से ज्यादा है। और 1.5 लाख स्टूडेंट जहां आते हों, आप सोचिए उस कोटा शहर में इंडस्ट्री, उस कोटा शहर का पर्यटन, उस कोटा शहर के लोगों की जीवन आर्थिक स्थिति किस तरह की होनी चाहिए। ये सब कुछ हम हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ समझेंगे। पहली बार वोटर देने वाले कोटा के ये देश भर से आए हुए स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार त्रिपाठी जी फिर से आपको जोड़ेंगे। आज वायु प्रदूषण की खबर की चर्चा नहीं है, चर्चा है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने 2 कैंडिडेट्स जो खड़े हो रहे हैं। अब सोनिया गांधी के सामने है
दिनेश प्रताप सिंह, पंचवटी में कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जिसने हमेशा गांधी परिवार के लिए निष्ठा दिखाई, आज वो बीजेपी का कैंडिडेट बन गया है। नहीं, निष्ठा की जहां तक बात है तो निष्ठाओं की जो परीक्षा होती है वो चुनाव में ही होती है, और अभी आप बड़े बड़े नेताओं की निष्ठा बदलते हुए किस तेजी से अपन देख रहे हैं इन दिनों। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के एमएलसी रहे हैं, यानी एक बार पार्टी ने उनको मौका भी दिया है जनता की नुमाइंदगी करने का, और कई सारी रणनीतियां जो है कांग्रेस की चुनाव से संबंधित उनके घर पे उनके साथ बैठ के बना करती थी, उनको उतार के एक तो वो शायद ठाकुर कार्ड चलाना चाहते हैं रायबरेली में, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का फेस उतार के वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि सोनिया गांधी कोई बहुत बड़े अभेद्य गढ़ में बैठी हुई नहीं है, कांग्रेस के लोग ही उनकी मुखालफत कर सकते हैं। तो कांग्रेस के लोग मुखालफत कर सकते हैं, ये बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सिर्फ कोशिश नहीं कर रही है बल्कि एक के बाद एक उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, कोटा में आए हुए हैं, देश भर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, 2019 की ये जंग उन्हें कितना रोमांचित करती है, उनकी पढ़ाई के बीच, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बीच क्या वाकई में उनको वक्त मिलता है राजनीति के ककहरे को समझने का, अपने वोट को देने के लिए क्या वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, और पहली बार वोट देने वाले लोग 2019 की जंग को लेकर कितने उत्साहित हैं, ये जानने के लिए आज हम कोटा के लोगों के बीच में, कोटा के स्टूडेंट्स के बीच में हैं। स्टूडेंट बड़ी संख्या में जो इस देश की मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं। इन सब से हम बात करें उससे पहले एक बार राजनीति के बिना देश की कोई भी खबर शुरू नहीं होती है। जिस तरह हमने राष्ट्रीय राजनीति की बात बताई, राजस्थान की राजनीति में राजस्थान के राज्यपाल ने जिस तरह बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि जनता उन्हें पीएम बनते हुए देखना चाहती है, चुनाव आयोग में शिकायतें हुई, अब क्या कुछ हो सकता है, राज्यपाल पद की गरिमा क्या कहती है, और कल्याण सिंह ने जो किया उसके बाद अब क्या कुछ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट, फिर इन सब स्टूडेंट्स के साथ हम चर्चा करेंगे, समझेंगे लोकतंत्र की जंग में इनकी कितनी भागीदारी होती है। तो एक एक करके राज्यपाल की हम खबर आपको दिखाएंगे, उससे पहले बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। एक एक करके मैं शुरुआत करना चाहती हूं। मुझे बताइए, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले कितने बच्चे हैं, हाथ ऊपर करिए। ओह माय गॉड राजनीति में किसी की दिलचस्पी नहीं है, कोई एक हाथ भी नहीं है? है, अच्छा, और कितने हैं आप बताइए? नॉट अ स्टूडेंट, स्टार्टअप आपका है। ओके, स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका दिलचस्पी है राजनीति में? ओके, बताइए क्या सोचते हैं आप 2019 के इस चुनाव के बारे में? आई थिंक नरेंद्र मोदी जी को ही आना चाहिए, क्योंकि जो मैं मेजर डिफरेंस जो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, हम सब भारतीयों में ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, अमॉन्ग स्टूडेंट्स भी बहुत ही एंथुसियास्ट हैं वो लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, यूथ पावर को लेके और इनोवेशंस को लेके, और वो यूथ को एम्पावर करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, देश को कैसे डेवलप करने के लिए यूथ पार्लियामेंट्स कंडक्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल नाउ वी ऑल आर फीलिंग प्राउड टू बी इंडियन आफ्टर नरेंद्र मोदी जी ने आए हैं, और जिस लेवल में उन्होंने इंडिया को ग्लोबली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवांकर त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, आप कहाँ के हैं? मैं न्यू दिल्ली का हूँ। मैं न्यू दिल्ली के हैं। आपके घर में कोई राजनीति में है? थोड़ा आगे आइए। जी, कोई राजनीति में नहीं है, बट वी आर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंथुसियास्ट, वी डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो आपके घर पे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, परिवार में, लार्जर फैमिली में कोई है? एक्चुअली मेरी मैटरनल आंटी यानी मेरी मौसी वो IAS हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्टल में है वो, तो थ्रू दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन गेट एन एसोसिएशन टू इंडियन गवर्नमेंट। ओके ओके, तो आपका किसी पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं है? एज अ लीडर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीडर नजर आते हैं? जी बिल्कुल। आपने राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा? नॉट टू बी अ हेट वर्ड, बट नरेंद्र मोदी इज मोर कैपेबल। नरेंद्र मोदी इज मोर केपेबल, क्यों लगता है ऐसे युवाओं को, ये जानते हैं हम। दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और किसको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ज्यादा काबिल है? आप लोग सोचते हैं कभी? काफ़ी कम सोचते हैं, लेकिन
हाँ, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी सर ज़्यादा कैपेबल हैं। आपको भी ऐसा लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा? मतलब अभी स्कूल्स में काफ़ी रिफॉर्म्स होना अभी ज़रूरी है, जैसे कि बच्चे आ जाते हैं कोटा 11-12th में सोच कर कि डायरेक्ट आईआईटी में चले जाएंगे, बट उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता अप टू क्लास 10th का लेवल, तो उसे काफ़ी ऊपर करना है। और हम देख रहे हैं आजकल की एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स नए नए आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। शुभम, आप कहाँ से आते हैं? झारखंड, देवघर। झारखंड। आपकी फैमिली में कोई राजनीति में है? नो। कोई लार्जर फैमिली में? नहीं, कोई तो। किसी पार्टी से आपका कभी कोई एसोसिएशन रहा है फैमिली का? एसोसिएशन तो नहीं रहा है ना। तो आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी इज बेटर लीडर? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मतलब हमारे एरिया में काम हो रहा है और अभी वहाँ पे बीजेपी का ही शासन है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहले जितना काम होता था अभी उससे काफ़ी बेटर हो रहा है। तो अच्छा, आप झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में ऐसा क्या काम हुआ जो पिछले दिनों में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आपने फील किया? एग्रीकल्चरल सेक्टर में मेरे फादर हैं, तो वो बताते हैं कि इधर में थोड़ा मतलब थोड़ी कमी रह गई बाकी सेक्टर में के मुकाबले, तो वो कहते हैं कि इधर में भी रिफॉर्म्स और होने चाहिए थे, बट मतलब नॉट अप टू द मार्क ऐसा कह रहे हैं, लेकिन पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। उम्मीद और भी ज़्यादा है, बट अभी भी काफ़ी कुछ कमी है ऐसा। ओके, तो आप यहाँ झारखंड से कब आए थे? क्या सोच के आए थे? कितने दिनों से यहाँ पे हैं? कोटा में इस जगह, इस खूबसूरती का आप कितनी बार आनंद उठाते हैं? निकलने का टाइम काफ़ी कम मिलता है। जून में आया था मैं, काफ़ी कम टाइम से ही हूँ मैं यहाँ पे। 10 महीने से आप यहाँ आए नहीं इस पे? एक बार आया था, मैं पापा के ही साथ आया था, वो जब आए थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए तो आप आए थे इधर, वरना तो टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई से इधर ही मतलब व्यस्त रहते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? अराउंड 9 to 10 आवर्स अ डे। तो 9 to 10 आवर्स आप अपनी कोचिंग के अलावा पढ़ाई करते हैं? नहीं, इंक्लूडिंग कोचिंग। मैं कोचिंग को भी पढ़ाई मानता हूँ, क्योंकि कोचिंग की पढ़ाई से भी हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। मतलब कोचिंग में जाना इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो वी शुड ऐड इट टू द टाइम ऑफ स्टडीज़। कितने भाई बहन हैं आप शुभम? एक भाई एक बहन। ओके, तो आपकी सिस्टर क्या करती है? मेरी सिस्टर अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एग्ज़ाम क्लियर करके अभी वो कॉलेज में एग्रीकल्चरल में फिशरी डिपार्टमेंट में मतलब पढ़ाई कर रही है। तो आप कोटा पहुंचे, क्या सोचकर पहुंचे थे कि पढ़ाई अच्छी है, बहुत सुना था, और आप वो महसूस भी करते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं कुछ टीचर्स को जानता था पहले थ्रू मतलब अदर सोर्सेज लाइक इंटरनेट वगैरह, तो मैं उन टीचर्स से चाहता था कि यहाँ पे आकर डायरेक्ट पढ़ के देखूँ, और वो टीचर काफ़ी पसंद थे मुझे पहले से। तो इसलिए मैं कोटा आया था कि यहाँ बेटर। तो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का जो दबाव है, जो स्ट्रेस है, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, वो भी परेशान करती है? मुझे उतनी परेशानी नहीं होती, मतलब दबाव को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ कि वो मेरे ही बेनिफिट के लिए है, तो कोई स्ट्रेस मतलब अलग से फील नहीं होता। क्या बात है, दिल ले लिया आपने। बहुत सारे बच्चे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, वो ये ज़रूर जाने कि बच्चों पर ओवर एक्सपेक्टेशन आप नहीं लाद सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि आचार संहिता से जुड़े हुए मामले में कैसे अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह परेशानियों से घिर सकते हैं। देश भर में चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। नेता तो नेता, संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य भी अपने आप को पार्टी का नेता बता रहे हैं और पार्टी को जिताने की बात कह रहे हैं। और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। आपकी भावना से हम अवगत हुए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया है हम उसका सम्मान करें। सुना आपने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह क्या कह रहे हैं।
राज्यपाल का कहना है कि देश के लिए मोदी जी का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने ये बात 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे के दौरान कही थी। वहीं अब इस बयान को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है और एक चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गाजियाबाद में भारतीय सेना को मोदी की सेना बता डाला। अब निर्वाचन आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खां भी पीछे नहीं है। आजम खां का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों को रामपुर का माहौल खराब करने के लिए भेजा गया है, जिस पर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। नेताओं के लगातार आ रहे ऐसे बयानों से लगता है कि इनको अब चुनाव आयोग की कार्रवाई का जरा भी डर नहीं है। ऐसे में अब चुनाव आयोग को इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। संवैधानिक पद की गरिमा होती है, राजनीतिक आचार संहिता होती है और उसके बीच भारत बनने जा रहा है देश दुनिया का ऐसा जहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में युवा वोटर डालते हैं। इस देश का युवा 2019 की जंग में वोट डालकर किसकी किस्मत को किस तरह बदलेगा, ये हम देखेंगे अगले 50 दिन लगातार। लेकिन आज हम कोटा में हैं, उन स्टूडेंट्स के बीच जो कोटा में पहुंचते हैं देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, और यहां पर बड़ी संख्या में सुसाइड भी हो रहे हैं। दबाव जो पेरेंट्स का बढ़ता है उसकी वजह से आत्महत्या को मजबूर होते हैं यहाँ के विद्यार्थी। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार का जीएसटी किस तरह इन स्टूडेंट्स की परेशानी का सबब बना है वो भी हम समझेंगे। और एज ए लीडर किसको वो अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो भी जानेंगे। कोटा शहर में हैं और कोटा में आज जहां हम पहुंचे हुए हैं, त्रिपाठी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। कोटा के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानेगा, कोटा को आपने जिया है। इस तालाब से लेकर कोटा की सियासत और कोटा की जो पृष्ठभूमि इतिहास की थी वो कैसे धूमिल होती जा रही है, कैसे इंडस्ट्री यहाँ से दूर होती जा रही है, कैसे राजनेताओं की राजनीति हावी होती जा रही है और कोटा दबता जा रहा है। कोटा के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोटा देश के सबसे युवा शहरों में शामिल है। 1 से 1.5 लाख बच्चे तो बाहर से आके यहाँ रहते हैं और 12-13 लाख की आबादी के किसी शहर में इतनी बड़ी तादाद में ये टीनेज के बच्चे रहते हों, ऐसा इंसिडेंस कहीं मिलता नहीं। राजस्थान में तो कहीं कोई ऐसा शहर नहीं। कोटा की राजनीति की जहाँ तक आपने बात कही है तो एक चीज़ कोटा के लोगों के मन में हमेशा रही कि बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में आ सकती थी, उन्हें मिल सकती थी। कोटा में वो सारे संसाधन थे जिनसे वो चल सकती थी, लेकिन हमारे राजनेताओं ने हमारे लिए वो लड़ाई नहीं लड़ी जिसकी जरूरत थी कोटा को। बहुत अहम बात त्रिपाठी जी ने कही है। कोटा शहर से आने वाले, कोटा लोकसभा क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से आने वाले प्रतिनिधियों ने प्रदेश में भी मंत्री बने, केंद्र में भी बने, लेकिन अपने निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी और कोटा के हितों को पीछे छोड़ा। इसीलिए कोटा वो न सिर्फ शहर जो त्रिपाठी जी ने बताया जहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, जहां से इस देश की मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी जाती है, बल्कि वही कोटा शहर, वही कोटा जिसने रियासत काल के बाद राजस्थान के निर्माण में सबसे पहली जगह बनाई थी। मैं त्रिपाठी जी से उसके बारे में भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कोटा में इस वक्त बड़ी संख्या में वो युवा है जो इस देश का भविष्य है। वो क्या सोचता है राजनीति को लेकर, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उनकी तो हम सुध ही नहीं लेते, उनके पास तो हम पहुंचते ही नहीं। कुछ पार्टी के कैडर, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही पूरी राजनीति सिमट कर रह जाती है और ऐसे में युवा राजनीति से दूर क्यों जाता है। जी बताइए, आपका क्या नाम है? संतोष सिसोदिया। कुछ सोचते हो राजनीति के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते। पढ़ाई कुछ जानते हो राजनीति के बारे में? ना, पॉलिटिकल में जुड़े ही नहीं शुरू से हम। कुछ नहीं। आप कहाँ से आते हो, क्या नाम है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम यही यहाँ तैयारी करना है, नीट की प्रिपरेशन। कहाँ के हैं आप? हम एमपी के हैं। एमपी के हैं। हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है। आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है? अभी 12th करके लीडर में यहाँ है। तो 12th तक में आपने सिविल साइंस तो पढ़ी होगी, सिविक साइंस पढ़ी होगी, उसमें थोड़ी बहुत राजनीति देखी होगी, जानते समझते हो? हाँ। कितना जानते हो? हाँ, मतलब लगभग अच्छा जानते हैं। अच्छा जानते हो। तो अच्छी राजनीति अगर जानते हो तो देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो देश की सेवा कर सके, जैसे अभी मोदी है, हर चीज़ में देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा सुधार आया। जो बाहर से
गए थे बाहर फॉरेन जैसे घूमने के लिए, तो वहाँ से अच्छी चीज़ें अपने इंडिया में डेवलप करी और लेके आए और बहुत कुछ अपने लिए अच्छा करा। वैसे आगे और भी अच्छा हो और आगे ऐसा चलता रहे। तो कौन सी बात है जो आपको मोदी की अच्छी लगती है? मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे एमपी में इंदौर में सबसे अच्छा, इंदौर में सबसे, मध्य प्रदेश सबसे टॉपर स्वच्छ भारत में रखा गया है। ऐसे ही स्वच्छ भारत रहता है तो बहुत अच्छा, वो सबसे अच्छी जगह अच्छी उनकी लगी है मोदी जी की हमको। अच्छा, और कौन से नेता हैं इस देश में मोदी जी के साथ साथ जो आपको लगता है कि लीडर ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है। ऐसा कोई नहीं है, मोदी जैसा दूसरा कोई लीडर नहीं नजर आता है। आप लोग भी सोचते हैं आपका लीडर कैसा हो? मैम, मैं सोचता हूँ कि मतलब हमारे लीडर ऐसा हो जो जनता की सेवा कर सके, हमारे देश को थोड़ा मतलब अच्छे से डेवलप कर सके। और जो मतलब हमारे देश में भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। बहुत घर के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैसे नहीं होते स्कूल जाने के लिए, उनके साथ कोई गवर्नमेंट स्कूल हो जो वो स्कूल जा सके, जिनको उनसे इससे भी हमारा देश और डेवलप होगा। आप कहाँ के हैं? मैं तो, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं और मैं यूपी का हूँ, वो भी यूपी के ही। आपके पापा क्या करते हैं? दुकान है उनका। किस चीज की दुकान है? दुकान है वो प्लास्टिक का काम। ओके, आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? आप यहाँ क्या पढ़ने के लिए आए हैं? मैं 10th पास करके आया हूँ दिल्ली से और यहाँ पे भेजा। पापा ने नीट की तैयारी करी, नर्सरी में एडमिशन लिया मैंने और फिर डॉक्टर बनाना चाहते पापा। आपके पापा आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इस देश में बहुत बड़ी संख्या है उन पापा मम्मी की जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं होता है। इस बात का डर सताता है आपको? जी बिल्कुल मैम, इसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था बेटा मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, पैसे बहुत मतलब कहीं से ला के मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम उसको मतलब ऐसे मत वेस्ट मत करना टाइम, कुछ बन के निकलना वहाँ से मतलब। तो आपको पापा की ये बात याद रहती है हर वक्त? बिल्कुल याद रहती है। अभी कल ही आया हूँ मैं, आज एडमिशन लिया, आज ये ड्रेस वगैरह मिला मुझे। घर को मिस करते हो? याद आती है? अभी तो याद ही आएगी, अभी कहाँ खुले में घूमता था बिल्कुल, अब एक रूम में बिल्कुल हॉस्टल में अजीब सा लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मन में ठानी है कि टिके रहोगे? हाँ बिल्कुल जी। तो ये दिल्ली से आने वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके पापा की एक दुकान है, जिनका सपना है कि बेटा डॉक्टर बने, ऐसे एक पापा नहीं है, हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की जिनके पापा अपने सपनों को अपने बच्चों में पूरा करना चाहते हैं। कुछ के हो पाते हैं, कुछ के नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से उन सपनों का बोझ जब बच्चे झेल नहीं पाते हैं तो आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। कोटा कैसे कोचिंग का सबसे बड़ा हब बना पिछले 20 सालों में देश का, और कैसे अब आत्महत्याओं का केंद्र बन गया है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। इन बच्चों से बातचीत जारी रहेगी, त्रिपाठी जी से भी समझेंगे कि कैसे जीएसटी से लेकर कोटा की आत्महत्याएं अब यहाँ परेशानी का सबब बन रही हैं। अपनी इन खासियतों के साथ साथ तीखे स्वाद की पहचान भी रखता है। कोटा की कचौरी नहीं खाई तो फिर क्या खाया? कचौरी भले ही तीखी हो, लेकिन यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, सहज घुल मिलने वाले। इस सहजता के बीच बड़ी चिंता यह है कि कोचिंग नगरी कोटा में हॉस्टल में रहने वाले बच्चे अवसाद के शिकार होकर मौत को गले लगा रहे हैं। कोटा में लगातार बढ़ रहे स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले चिंता का विषय बना हुआ है। कोचिंग हब के नाम से मशहूर हुआ कोटा धीरे धीरे सुसाइड सिटी का रूप लेता जा रहा है। लगातार इस तरह की बढ़ रही घटनाओं के चलते परिजनों में अपने बच्चों को कोटा भेजने से भी कतराने लगे हैं। आपको बता दें, कोटा में करीब 2 लाख छात्र हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, जिनमें देश के हर हिस्से के बच्चे होते हैं। ऐसे में इन बच्चों पर स्वाभाविक तौर पर पढ़ाई का, कोचिंग का, अपने परिवार से अलग होने का दबाव भी होता है। कोचिंग स्टूडेंट्स की खुदकुशी की वजह जो सबसे बड़ी मानी गई है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस उन बच्चों पर कोचिंग संस्थानों की वजह से हावी होता है। पढ़ाई का दबाव इन कोचिंग स्टूडेंट्स पर इतना होता है कि ये मौत का रास्ता चुन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग स्टूडेंट्स की मौतों पर कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई हो। इन मामलों पर प्रशासन हो या फिर सरकार, सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई गई और कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की खुदकुशी के लिए गाइडलाइन भी बनाई गई।
बड़ी बात यह है कि इन गाइडलाइन की पालना नहीं हुई, उन पर गंभीरता भी नहीं दिखाई गई और नतीजा ये हुआ कि कोटा में लगातार ये मामले बढ़ने लगे। पिछले 5 सालों में 57 आत्महत्याओं के बाद कोटा का हॉस्टल एसोसिएशन कुंभकर्ण की नींद से जाग गया। कुछ महीने पहले खबर आई कि अब कोटा के हॉस्टलों में सीलिंग फेंस में गुप्त सायरन और स्प्रिंग्स लगाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे पंखे से लटक कर जान देने वालों पर लगाम लगेगी। पंखा बनाने वाली कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वो पंखे में सायरन और स्प्रिंग लगाए। 20 किलोग्राम से अधिक वजन के दबाव के बाद पंखा न केवल नीचे गिर जाएगा बल्कि उसमें लगा सायरन और अलार्म भी बजने लगेगा। इससे हॉस्टल के लोग सतर्क हो जाएंगे और ऐसे किसी हादसे को टाला जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक कोटा में ज्यादातर मामलों में बच्चों के पंखे से लटककर आत्महत्या करने के सामने आए हैं। इसके अलावा कोटा बैराज के पास चंबल नदी में कूदकर जान देने वाले भी थे। बोर्ड में 90% अंक पाने वाले जब यहाँ के मासिक टेस्ट में 20% पर अटक जाते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। छात्र मानसिक तौर पर कितना मजबूत है, इसमें उसकी पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती है। शायद ये बात कम लोगों को पता होगी कि कोटा शहर में गैंगवार भी होती रही है। छोटे से शहर में कई ऐसे छोटे छोटे समूह हैं जो छात्रों में दहशत फैलाते हैं। विभिन्न संस्थानों से पास आउट होने के बावजूद भी उन्होंने कोटा शहर को अपना अड्डा बनाया हुआ था। एक कहावत है कि कोटा शहर में अगर आप एक पत्थर उठाओ और किसी भी और फेंको तो वो या तो एक कोचिंग सेंटर पर गिरेगा या फिर किसी साइबर कैफे पर। वहां आपको हर गली में 1 या 2 साइबर कैफे मिल जाएंगे। रात होते ही शहर के कई साइबर कैफे बच्चों को गुप्त तरीके से अंदर दाखिल करते हैं। अब उसके बाद अंदर वो क्या करते हैं ये पता भी नहीं चलता। ऐसे में सवाल ये भी कि साइबर कैफे को पूरी रात खोले रखने का लाइसेंस किसने दिया और क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो राजस्थान का वो कोटा शहर जहां देश भर के माता पिता की नजरें रहती है, आज वही कोटा शहर आत्महत्याओं का केंद्र बनता जा रहा है। और राजेश त्रिपाठी जी बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि देश भर से आने वाले बच्चों को कोटा का जिला प्रशासन और यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व वो माहौल नहीं दे पाया, वो व्यवस्था नहीं कर पाया कि ये बच्चे सुरक्षित अपने घर वापस जाएं। केंद्र से लेकर राज्य तक कि जो सरकारें हैं उन्हीं से जुड़े हुए मामले इन बच्चों से संबंधित यहाँ पे जो पूरे नहीं हो पाए। एक जो सबसे बड़ी बात है वो है इन बच्चों की जो फीस ली जाती है उस पर 18% GST लगती है, यानी करीब 1 लाख रुपए फीस है तो 18,000 रुपए इनको देने पड़ेंगे। ये बात कोटा में मीडिया और पत्रिका सहित दूसरे लोग भी जो है वो उठाते रहे लगातार समय समय पर कि उसको अगर 5% कर दिया जाए तो वो 1 लाख रुपए की फीस में वो 13,000 रुपए की राहत इनको मिलेगी। कई बच्चे हैं, आज आपने कई बच्चों से भी बात की, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं उनके परिवार के लोग, उनके पिता छोटी नौकरी करते हैं, किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। कोटा में रहने का खर्चा अलग से होता है फीस के अलावा, तो ऐसे बच्चों को राहत दी जानी चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ हम बहुत सारी मेक इन इंडिया और उस तरह की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इन बच्चों को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा ये सब। तो दूसरी बात ये थी कि जो राज्य सरकार से संबंधित मामले थे कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ शुरू होना था इन्हीं बच्चों के लिए, ताकि ये वहाँ जा सकें और पढ़ाई के अलावा भी कुछ और कर सकें। तीसरी बात ये थी जो कहता हूँ कि तब एक थाना खुला जाना था जवाहर नगर में, वो ये उसके लिए तय किया गया था कि ऐसे पुलिसकर्मी उसमें तैनात किए जाएं जो इन बच्चों से फ्रेंडली हों। इनके साथ कई सारे अपराध हो जाते हैं, कोई इनका मोबाइल छीन के ले जाता है, कोई इनकी बुक्स छीन के ले जाता है, काफ़ी महंगी बुक्स होती हैं, या कोई मारपीट कर देता है, तो ये शांति से वहां जाके उन पुलिस वालों को अपनी बात बता सके, वो इनकी मदद कर सके। क्यों नहीं खुल पाया? पुलिस ने कई साल प्रयास किए और उसके बाद उनको ऐसे पुलिस वाले नहीं मिले जो इन बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर सकें। तो उन्होंने फिर वो जो रूटीन का पुलिस थाना होता है वो इंद्र विहार इलाके में जवाहर नगर थाने के नाम से उसको खोल दिया, जबकि इनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो अब वो थाना वो काम करता है जो पर्पस था, जो मकसद था, वो वही काम करता है जो शहर के दूसरे थाने करते हैं। कोई फर्क नहीं रहा, इन बच्चों को कोई एडवांटेज नहीं है उससे जी। तो उसको लेकर राजनीतिक नेतृत्व से किसी ने बात करने की कोशिश की, जिला प्रशासन से? उसका कारण ये है कि ये बच्चे दरअसल उनके वोटर नहीं है, ये कोटा की इकोनॉमी है लेकिन ये उनके वोटर नहीं है, इसलिए ना कोई इनसे इनका हाल पूछने आता है ना ये किसी को अपना हाल बताने जाते हैं। लेकिन जो वोटर हैं चिंता उनकी भी नहीं है। कोटा में जो लड़के जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए वो
पसीने आ गए उनको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। लेकिन ये सरकार के प्रोजेक्ट थे, रोजगार देने की बात होती है। रोजगार इन दिनों कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार अपने भाषणों में बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। रोजगार को मुद्दा बनाना बहुत आसान है, लेकिन रोजगार के इंतजामात करना कितना मुश्किल सरकारों के लिए है, उसकी नजीर हमारे साथ हैं। यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करने वाले एक नौजवान है और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ जरा सुनिए, तब पता लगेगा कि कोटा जहां पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। एक थाना नहीं खोल पाया जिला प्रशासन, राज्य सरकार, जो इन छोटे छोटे बच्चों को जो बाहर से आते हैं उनसे पुलिस के अधिकारी छोटे बच्चे बनकर बात कर सके। आइडिया बहुत बढ़िया था, लेकिन वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्या एक बार फिर से राजस्थान सरकार उस पर ध्यान देगी? पत्रिका टीवी कोशिश करेगी, इन बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगी। लेकिन युवाओं के साथ जो रोजगार की तलाश में नए स्टार्टअप्स को लेकर नजर आए थोड़े उत्साहित, क्या हुआ उनके साथ बताइए। 2016 में कॉलेज पास आउट करने के बाद हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था और शुरू में काफ़ी थोड़ी दिक्कतें रही थी और सपोर्ट उस समय इतना नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स जो हैं चला रखी हैं, लेकिन अवेयरनेस की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे आज भी जो हमारी यूथ है वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन आपने क्या किया और आपको क्या परेशानी आई? जी देखिए, मेरा जो कंपनी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हमारे इंडिया में आज जितनी भी स्टार्टअप की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो एक्चुअली सर्विस सेक्टर को लेके ज़्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मेड इन इंडिया की बात हो रही है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई छोटे स्तर पे एक इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत सही है, जो कि हम 77th रैंक पे भी आए हैं फ्रॉम 139। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो विंडोज जो है वो बहुत आपको इजी मिल जाएगा। आपको पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं, जितनी भी क्लियरेंस हैं वो बहुत इजीली मिल जाएंगी। पेटेंट का जो तरीका है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। लेकिन जो कैपिटल की बात है, अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो जो मुद्रा लोन है 50,000 का, वहाँ पे बहुत ही स्मॉल स्केल लेवल का आपके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया आपने? मैम वैसे इतना बुरा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, अच्छा ही हुआ है। 2 साल में गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हेल्प नहीं हुई, बहुत अच्छी हेल्प रही है। गवर्नमेंट ने मेरे को 1.20 लाख की फंडिंग भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से हुई है और गवर्नमेंट इंडिया ने भी मेरे को रिकॉग्नाइज किया है। तो यानी कि जो नौजवान कुछ करना चाहते हैं वो इतने निराश न हुए और वो थोड़ा काम आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो सरकारें साथ देती हैं। कभी मुश्किल आती है, कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी आप निराश न हो। कोटा के युवक क्या सोचते हैं, अपने जो उनके माता पिता की उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए कोटा उन्हें कैसे सपोर्ट सिस्टम दे ताकि ये आत्महत्याओं का सिलसिला रुके, ये हम जानेंगे इन विद्यार्थियों से, जो वोटर तो नहीं है यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का, लेकिन यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बने रहिए आप हमारे साथ। अभी देखिए राजस्थान सरकार का बही खाता, आपके वोट से चुनी सरकार ने आज आपके लिए क्या किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बही खाता आपके लिए। सरकार के बही खाते को आज 108वां दिन है। चुनावी व्यस्तताओं के दौरान ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जगतपुरा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कांग्रेस बूथ प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। गहलोत और पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश भी दिए। शिविर में आज 13 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कल 12 सीटों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर के बीच में गहलोत और पायलट ने जयपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों, विधायकों से मुलाकात की और उन्हें ये दोनों सीटें जिताने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। उधर आचार संहिता के कारण सचिवालय समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। तो दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस की बढ़ोतरी अब नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल्स अलर्ट हो जाएं। ये आज की बड़ी खबर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। लेकिन हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान की आर्थिक नगरी कोटा में। कैसे कोटा में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये जानते हैं इन्हीं स्टूडेंट्स से। बताइए परेशानियां क्या है जब यहाँ आते हो, अपना घर छोड़ के आते हो, मम्मी पापा भी नहीं होते हैं, हॉस्टल के रूम में होते हो, तो क्या लगता है कि कोटा में रूम के साथ साथ क्या कुछ ऐसा हो जिससे कि घर से दूर अकेलापन महसूस नहीं हो? घर से दूर घर वालों की कमी तो घर वाले ही पूरी कर सकते और कोई पूरी कर सकता नहीं है। तो
ऐसे तो कमी तो रहेगी। आप कुछ भी मतलब कितना भी सुख हो या फिर लग्जरियस हो, लेकिन घर वाले ही होते हैं। और तो इसलिए हमें कमी तो हमेशा महसूस होती है। इसके अलावा और किस तरह की परेशानियां आप यहाँ आते हो, अपने सीनियर्स से सुनते हो, जूनियर्स को भी देखते हो, तो क्या लगता है कि ये चीजें होती तो शायद हम अच्छा होता हमारे लिए? जैसे मैं किसी ज़्यादा मतलब लोगों से कांटेक्ट में नहीं रह पाया हूँ, तो मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं। कोई स्टूडेंट हैं जिनको लगता है, जिनकी प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग हैं? जैसे सर ने बताया था कि यहाँ पुलिस स्टेशन ऐसा होता कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है साथी के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, कोचिंग सेंटर में, जहाँ पीजी में रहते हैं वहाँ पे कोई किसी तरह की, जिससे कि आपकी बात को, आपकी वॉइस को सुना जाए, कुछ है ऐसा? नहीं त्रिपाठी जी, बच्चे वॉइस दे नहीं पा रहे हैं या डर रहे हैं? बच्चे अपनी पढ़ाई के अलावा किसी विषय पे बात करने में थोड़ा सा झिझकते हैं जी। लेकिन वो इंडिविजुअल किसी एक की समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन जो कई सालों से कोटा शहर के लोग देख रहे हैं इन बच्चों की परेशानियों को, उनके बाद ये चीज़ें उठी थी कि एक अलग से पुलिस थाना हो या कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो, या इनकी फीस में जीएसटी कम हो कम से कम, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिसके लिए बार बार कई माध्यमों पे कहा जाता रहा है कि सुसाइड कर लेते हैं। आपके पेरेंट्स ने भी जीएसटी को लेकर कहा कि जीएसटी कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपकी फी पे जो लगती है, चर्चा होती है आप लोगों के घर में? यस मैम। बताओ। यस टेल मी। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं मुंबई से हूँ, जो कि इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है इंडिया का। तो जीएसटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव, मेरे पेरेंट्स थोड़ा छोटा बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो जीएसटी का वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला कि वहाँ 1-2 महीना तक जो कि बिजनेस का जो मार्केट है मेन मुंबई का, वहाँ मतलब एकदम बंद हो चुका था। तो वहाँ जो जीएसटी से ये सब प्रॉब्लम्स हुए, बट दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने विलेज गया था, जहाँ पे देखा जो रूरल एरियाज़ में जो कच्चे घरों में रहते थे, वो उन्हें कितना सहयोग मिला, अभी वो पक्के मकानों बनाए हैं। तो ये और डेवलपमेंट तो हुआ ही, बट अगर क्यों जीएसटी के थ्रू जो कुछ लोग होते हैं कि अच्छा पैसा कमाते, बट वो उतना नहीं बताते हैं और अपना टैक्स बचा लेते हैं, तो ऐसे लोग को क्या उतना फंड इकट्ठा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट के काम होते हैं नहीं हो पाते उतने अच्छे से। तो जीएसटी के थ्रू ये भी हुआ है, बट इससे थोड़ा जैसा हमारे स्टडी लेवल में भी फ़र्क पड़ा है, तो इससे कम करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर इतना ज़्यादा कठिन हो गया है, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनका दिल है कि वो कुछ करे अपने देश के लिए, बट वो पैसों के वजह से नहीं होने के कारण नहीं कर पाते हैं। जी, तो देश की आर्थिक राजधानी से आने वाले इन स्टूडेंट को लगता है कि जीएसटी कोटा के स्टूडेंट्स की पढ़ाई से हटाया जाना चाहिए। उनके फीस पे जो जीएसटी लगता है वो उनके आर्थिक बोझ को बढ़ाता है और सरकार उस पर ध्यान दे। सांसदों को भी यहाँ पर कहा गया, ये जो यहाँ के राजस्थान के कोटा के सांसद थे, उन्होंने संसद में अपनी आवाज़ भी रखी, लेकिन वो आवाज़ इन बच्चों की, इन युवाओं की जीएसटी काउंसिल की जो बॉडी है उस तक पहुँच नहीं पाई, उनके कानों पे इसकी जगह नहीं थी। क्यों, वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त अब समर शेष का है। आपको मालूम है, राजधर्म में हम विषय कुछ भी रखें, देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि इस देश में बेटियों और महिलाओं की जो स्थिति है वो हमें ठीक करनी है, आपको और हमको और सरकारों को मिलकर। इसलिए भूलिए मत, समर अभी शेष है। बिक रही नवजात बेटी, मंच पर पुरुष वर्चस्व की राजनीति, क्या यूं बनेगी महिलाओं के लिए नीति? कब सुधरेगी समाज की रीति? क्यों बेटी ही चढ़ती रहेगी बलि? यह मामला है उदयपुर का, जहां नवजात बेटी पैदा होते ही बिकने के लिए छोड़ दी गई है। इसकी कीमत 6 लाख रुपए लगाई एक खरीदार ने। यह एक 8 माह की बच्ची का सौदा करने का मामला सामने आया है।
आरोपी दंपति 2 अप्रैल की सुबह ही इसे अजमेर से उदयपुर लाए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद सुबहान और उसकी पत्नी वीना उदयपुर के चिमनपुरा के रहने वाले हैं। पिछले 2 माह से दोनों अजमेर रह रहे थे। दोनों बच्चे को लेकर उदयपुर की चंपालाल धर्मशाला में कुछ लोगों से सौदा कर रहे थे। बच्ची के सौदे की सूचना पर गांधीनगर निवासी मोहम्मद नौशाद भी मौके पर पहुंचा। उसने शक होते ही पुलिस को सूचना दी। सूरजपोल थाना पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर बच्ची बरामद कर ली है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि अजमेर में एक लाचार अज्ञात महिला ने उन्हें बच्ची को पालने के लिए सौंपा, लेकिन पुलिस इस बच्ची को चोरी कर लाना मान रही है। फिलहाल बच्ची शिशु गृह में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेटियां बिकने के लिए हैं, ये सामाजिक सोच अगर नहीं बदल पाई तो एक वजह ये मंच भी है, राजनीतिक मंच, जहां से राजनीति शुरू होती है और लोकतंत्र की रीढ़ संसद तक पहुंचती है। इन मंचों से ही बेटियां या महिलाएं नदारद हैं, तो लोकतंत्र की मुख्य धारा तक उनकी पहुंच भी मुश्किल है। और जो इस राजनीति में पहुंच बना रही हैं, उनके लिए अभद्र टिप्पणियां करना नेताओं के लिए आम हो गया है। अब बीजेपी नेता जयकरण गुप्ता ने प्रियंका गांधी को स्कर्ट वाली बाई कहकर संबोधित किया है। उनका कहना है कि स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश लगाने लगी है। इससे पहले भी भाजपा नेता महेश शर्मा ने उनके लिए पप्पू की पप्पी शब्द का इस्तेमाल किया था। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश नवाने लगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी कहकर संबोधित करते हैं, तो बेटियों का अस्तित्व वहीं सिमटा नजर आता है। ये सोच उसी समाज से निकली है जहां बेटियां अपने खुद के अस्तित्व या नाम से पहचान नहीं बना सकती। वो बेची जाती हैं, वो फेंकी जाती हैं, जलाई जाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आज भी उनके अस्तित्व की जंग जारी है। राजनीति नहीं चाहती कि वे नीति नियामक बने और समाज नहीं चाहता कि नीतियां उन तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। राजधर्म पत्रिका टीवी पर देश का ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपको याद दिलाते हैं कि इस देश की आधी आबादी के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। उन्हें साथ लेना है तो आपको भी एक कदम चलना होगा, सरकारें भी 2 कदम चलेगी। बहरहाल समर शेष याद रखिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर युवा हमारे साथ हैं जिनको लगता है कि कोटा को और ज्यादा देश में जगह मिल सकती है। कोटा को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, वो कैसे दूर हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो जो मेरे हिसाब से मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो यहाँ का थोड़ा मैस का खाना। मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आता मैस का खाना। घर के मतलब खाने की बहुत याद आती है। वो तो हर जगह आती है। हाँ, तो ये एक तो वो तो अच्छा है कि स्विगी जोमेटो जैसी यहाँ पे सर्विसेज खुल गई हैं, वरना पहले तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो बस ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब कुछ दिन अच्छा बनता है पर बाकी दिन तो खाने कुछ दिन ऐसा होता है खाने लायक भी नहीं होता। मतलब लगता नहीं है कि खाए, मतलब दूर मन ही नहीं करता उसका। को नहीं लगता कि बाकी सबको भी लगता है कि खाने लायक भी नहीं होता। ओपिनियन है कि खाने का एक थोड़ी दिक्कत होती है कि हमें कभी कभी तो ठीक बनता है खाना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मन नहीं करता है वो चीज़ खाने का। मतलब आप लोगों ने अपने पीजी में ये बात रखी है? नहीं, हमारे यहाँ फिर भी ठीक मिलता है खाना, लेकिन डर रहे हो बहुत? बिल्कुल नहीं डर रहा मैं। हमारे यहाँ खाना फिर भी क्वालिटी बहुत बेटर है, लेकिन मैंने बाकी एक बार मैं पहले दूसरे हॉस्टल में रहा था, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं जहाँ पहले रहा था वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड बहुत लो थी कंपेयर टू दिस वन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पत्रिका टीवी की इस मुहिम पर, वो जरूर गौर करेंगे। और बाहर से आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, उनको अगर अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा तो कैसे उनका दिमाग काम करेगा? और बताइए। मेरे हिसाब से है एक चीज़ और है कि यहाँ पे हॉस्टल का रेंट जो है काफ़ी मैंने देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं कहीं एरियाज़ में बहुत कम भी है, लेकिन कुछ कुछ हॉस्टल का रेंट बहुत ज़्यादा है। तो लोग मतलब अगर अपनी कोचिंग के पास हॉस्टल लेना चाहें तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनको फिर ट्रैवल करना पड़ता है, उसमें टाइम वेस्ट भी बहुत होता है, दूर रहना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए क्या किया जाए? और कुछ पैसा, खाना अच्छा नहीं है जी, बताइए।
मेरे हिसाब से ना बच्चे यहाँ पे थोड़े आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। उनके पास कुछ बस पढ़ाई करने की चीज़ें होती हैं और कुछ करने का ना तो आसपास कोई चीज़ होती है ना कुछ, ना यहाँ पे कोई पार्क होगा। मतलब जहाँ हॉस्टल हैं बस हॉस्टल ही हॉस्टल होते हैं लाइन से, वहाँ ना कोई खेलने की जगह है, ना घूमने की जगह है, ना मतलब खाने पीने की भी इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती। और मतलब एक तरीके से बस बच्चा ना फिर अपने रूम में ही रह जाता है, बस वो जो काम कर सकता है रूम में करे, बाहर कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा बच्चे जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ही भारत का भविष्य सुंदर होगा, और जिन बच्चों को भारत का भविष्य बनाना है उनके लिए खेलने की जगह नहीं है, कमरों से बाहर नहीं निकल पाते, किताबों में चश्मों में फंस कर रह जाते हैं। और बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने बच्चे होते हैं कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वहाँ जहाँ अगर कैंपस के आसपास जो इतने हॉस्टल है वो सब इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगे होते। तो जैसा कि मैं भी उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं दूर रहता हूँ, 2 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा कम रेट में होना चाहिए। और थोड़ा बात ये होती है कि अभी जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं घर वाले वैसे ही बोल के आते हैं कि यहाँ खेलना उतना नहीं रहता है, क्योंकि ये जो ईयर्स हैं वो अपने आगे के फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। अभी कितने को होते हैं कि बीएससी कर लेते हैं, ये सब उन लोग को बेरोजगार, कितने लोग को मैं देखता हूँ कि बीएससी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं यहाँ तक, और काम ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और जबकि ये है कि पूरे वर्ल्ड में युवा के तो चुनाव हो रहे हैं 2019 में लोकसभा के, आपको लगता है कि चुनाव में राजनीतिक दल आपके इन मुद्दों को जगह देते हैं, सुनते हैं? कुछ राजनीतिक दल हैं ये सब बात उठाते हैं, बट वो सब जब तक चुनाव होता है तभी तक होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि चुनाव जब आता है तो हमारे जो सांसद विधायक जो हैं वो आते हैं घर घर, और उसके बाद मालूम ही नहीं पड़ता कौन है क्या है। जी आप बताइए जल्दी से। मैम मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ यहाँ पे कोटा में, और मैंने भी 2 साल कोचिंग की थी, तो यहाँ का स्ट्रगल वाला माहौल मैंने देखा है। बाकी मेरी कंप्लेन ये है कि यहाँ पे कोचिंग की रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब इंक्रीज़ इतनी उससे होती है कि मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाता बच्चा। तो एक तो यही है कि पॉलिटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मतलब इस चीज़ को जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ध्यान दे कि ये इतना ज़्यादा मतलब जो मनमानी करते हैं टीचर्स अपनी, वो इतना ज़्यादा ना हो और बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। हालांकि इसके लिए शायद मैंने देखा है कि कोचिंग्स में जो साइकेट्रिस्ट से बातें होती है, मतलब कि स्ट्रेसफुल माहौल को हटाने के लिए, तो और ज़्यादा हेल्दी माहौल होने की ज़रूरत है ताकि बच्चे स्ट्रेस में ना आए और पढ़ाई अपनी पूरी अच्छे से करें। जी, तो एक तरफ फीस का दबाव है, दूसरी तरफ पेरेंट्स की उम्मीदों का दबाव है, तीसरी तरफ यहाँ पर अच्छा खाना नहीं, चौथा खेलने की जगह नहीं। तो ऐसे में कैसे भारत का भविष्य सुरक्षित होगा? बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अलग अलग बातें रखी हैं जो इस जिले के आला कमानों को, चाहे वो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी भी, क्योंकि वक्त अब बदलाव का है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बात रखी, आप बताइए आप क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, मैं ये ना कहना चाहता हूँ कि जैसे नेता वादे करते हैं कि ये हम फ्री कर देंगे, लोगों के बिल माफ़ कर देंगे, मैं ये कहना चाहूँगा आप अगर इन पर ध्यान ना देने की बजाय एजुकेशन पर ध्यान दें। जैसे अभी एक कह रहे थे स्टूडेंट्स कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट कि हमें एजुकेशन पे ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें, हॉस्पिटल्स पे ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली हम आगे ग्रो करेंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होगा। तो अब चुनाव है, आप वोट डालते समय कैसे तय करेंगे कि कौन आपकी इस बात पे ध्यान देगा? मैम ये जब हम जैसे लोग टीवी पे जैसे आप लोग हैं, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो और हम अपनी बात टीवी के द्वारा नेता तक पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर इस मन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेता हमेशा ये बात करते हैं हम ये फ्री करेंगे या वो करेंगे, उससे बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मंच देने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी आवाज़ इस देश के राजनीतिक दल और राजनेताओं तक पहुंचे ताकि चुनाव की धारा आप लोग बदल सके। राजधर्म में आज कोटा से मेरे साथ इतना ही।